अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, पिछली क्लास मैंने एंड की थी इस पे कि मैं आपको ये जो एनपीवी और आईआरआर है ना, इनको डीसीएफ टेक्निक्स भी कहते हैं। डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। आईआरआर बता रहा था, और आईआरआर होता है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से हमें कितना रिटर्न मिलता नजर आ रहा है। यहां पे मैंने आईआरआर की कैलकुलेशन पे बात खत्म की थी, और आईआरआर की एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। आईआरआर है जो ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हमें एनुअल रिटर्न देगा। एक मैंने टर्म बोली थी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और आईआरआर है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक ही बात है? नहीं, रिक्वायर्ड है कि हमें कम से कम कितना चाहिए, और एक्सपेक्टेड है कि जैसे क्रिकेट की मिसाल दें तो एक रिक्वायर्ड रन रेट होता है और एक प्रोजेक्टेड होता है कि कितना स्कोर कर लेंगे। तो बिजनेस इस प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाए तो इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है, ये आईआरआर है। और रिक्वायर्ड रिटर्न ये है कि हमें चाहिए कितना। तो अगर जितना चाहिए उतना मिल रहा है तो रहने दें, कर लें। तो आईआरआर हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर हो तो भी चलेगा, ज्यादा हो तो अच्छा है। आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए एक रिवर्स वर्किंग की बुनियाद बताई थी। वैसे आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा? तुक्के लगा लगा के। क्या तुक्के लगाएंगे? डिस्काउंट रेट मुख्तलिफ ट्राई करते जाएंगे। क्या होगा आईआरआर? जहां एनपीवी 0 हो जाए। और एक्सेल चूंकि ये काम फौरन कर लेगा तो हमारे लिए तो एक एंटर मारने की देर है, लेकिन असल में वो तुक्के लगा रहा होगा। हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैलकुलेट करना है आईआरआर, इसके मैं आपको कहा था 3 सिनेरियोस, 3 सवालों से बताऊंगा। इनफैक्ट एक सवाल मैंने लिख दिया था सामने, दूसरा सवाल, दूसरी एग्जांपल, कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर बता रहा था। दूसरी एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट में शुरू में पैसा लगेगा 350,000, और इस प्रोजेक्ट की लाइफ होगी 4 इयर्स, और ये हर साल बराबर कैश फ्लो जनरेट करेगा। और वो जनरेट करेगा एक लाख 18,000 हर साल तकरीबन 1,18,000 जनरेट करेगा नेट। आईआरआर ऐसा डिस्काउंट रेट होगा जिस पे इस 1,18,000 की पीवी, इस 1,18,000 के
4 कैश फ्लोज की पीवी कितनी आ जाएगी 350, क्योंकि इन इनफ्लोज की पीवी 350 आएगी तभी तो एनपीवी 0 होगी। तो ऐसा डिस्काउंट रेट होगा जिसपे इसकी पीवी आ जाए 0, सॉरी 350। एनवीटी डिस्काउंटिंग लगेंगे इस पे कि सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग? एनवीटी डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता है एक जो कैश फ्लो है माइनस ये डिस्काउंट रेट, ये इस बड़े ब्रैकेट को क्या कहते हैं? एनवीटी फैक्टर। ये आई डिस्काउंट रेट, एन इस सवाल में कितना है 4। अब हमें ये ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जिस पे इस 1,18,000 की 1 - 1 + i पावर -4 पे पीवी कितनी आ जाए 350। ये आई फाइंड करना है। अच्छा, अब चूंकि इधर पावर इन्वॉल्व हो रही है तो ये सादी इक्वेशन से तो नहीं होगा, इसके लिए इसको इधर ले जाते हैं। ये बन जाएगा 350,000 डिवाइडेड बाय 118,000 इज इक्वल टू 2.966। ये किसका आंसर आ गया? इस बड़े ब्रैकेट का। इस बड़े ब्रैकेट को क्या कहते हैं? एनवीटी फैक्टर। अच्छा, ये आपसे ना एक टेबल शेयर किया है, ये टेबल शेयर किया है। बुक चूंकि अभी इस वीक में भी नहीं है, डिस्काउंट का टेबल है। इसमें देखिए 4 पेजेस हैं, उसमें जो पहले 2 पेजेस हैं वो डिस्काउंट टेबल है और जो अगले 2 पेजेस हैं वो एनवीटी टेबल है। ये मैंने बुक के एंड पे किया हुआ है प्रिंट, लेकिन अभी चूंकि बुक नहीं पहुंची आप तक तो मैंने आपसे वो पीडीएफ फाइल शेयर कर ली। ये जिस टेबल के अंदर, ये आपने पहले शायद कभी किसी लेवल पे यूज किए हो शायद, इस टेबल के अंदर जो रो हेडिंग्स हैं, रो कॉलम, तो जो रो हेडिंग्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं और कॉलम हेडिंग 1%, 2%, 3%, 4%। तो ये जो टेबल के अंदर रश मचा हुआ है ना, एक है डिस्काउंट टेबल। वो जो डिस्काउंट टेबल है, डिस्काउंट फैक्टर होता है ये, इसको डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होगा? जब एक फिगर को इस्तेमाल डिस्काउंट करना होगा। तो अगर एक फिगर को डिस्काउंट करना है तो डिस्काउंट फैक्टर, और अगर एनवीटी डिस्काउंटिंग करनी है तो एनवीटी फैक्टर। आप फार्मूला लगाएं कैलकुलेटर पे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक टेबल बना दिया जाता है। मैंने भी एक्सेल पे बना के कॉपी किया हुआ है, यानी ये कोई स्टैंडर्ड कहीं से उतरा हुआ टेबल नहीं है जिसको कॉपी कर करके चलते हैं। मैंने फार्मूले लगाए एक्सेल पे, सॉल्व किया और ये शीट आपको दे दी। किया क्या हुआ है? किया ये हुआ है कि जो डिस्काउंट टेबल है इसमें वैल्यूज बदलता गया, जो आंसर आते गए वो डिस्काउंट टेबल है। अब उसमें वैल्यू ढूंढनी कैसे? अगर ये 5 रखना है, ये 5 और ये 10% रखना है, तो डिस्काउंट टेबल में 10% कॉलम और 5 रो, वो जो अंदर नंबर लिखा हुआ है वो इसका आंसर है। यानी हमें कैलकुलेटर पे ये फार्मूला लगाए बगैर उस टेबल से डिस्काउंट फैक्टर देख लें इनटू जिस वैल्यू की डिस्काउंटिंग करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से एनवीटी टेबल है। तीसरा चौथा पेज एनवीटी टेबल बनाया हुआ है मैंने, उसमें क्या किया हुआ है? उसमें भी ऐसे ही है, आई और एन की वैल्यूज बदलते गए और जो आंसर आता गया वो एनवीटी फैक्टर था, उससे टेबल भरा हुआ है। अभी इस वक्त ये जो हमें ये और पावर एन पता है, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया 2.966। ये क्या है? एनवीटी फैक्टर। किस पीरियड के लिए, यानी किस एन के लिए? अब आप एनवीटी टेबल में देखिए, आपको 4 लाइन में जिस कॉलम के अंदर इससे करीब तरीन फिगर मिल जाए, 13% में इसके करीब तरीन फिगर मिल जाएगी, वो IRR है।
वो इस प्रोजेक्ट का IRR होगा। अच्छा, पिछले क्लास में जो एग्जांपल 1 थी उसमें क्या खास, मतलब उसकी पहचान क्या थी? बिल्कुल आखिर में जो काम किया था, उस सवाल की पहचान क्या थी, उसमें क्या खास बात थी? इनडेफिनेट पीरियड था, परपेचुटी चल रही थी। यहां पर क्या खास बात नजर आ रही है? एन्युटी है। तो ये दोनों जो सिनेरियोज हैं कि अगर परपेचुटी कैश फ्लोज हो या एन्युटी कैश फ्लोज हो, तो उनमें तो ये सिंपल थोड़ी सी मेहनत से IRR निकल आएगा। पिछले वाले सवाल जिसमें कैश फ्लो परपेचुअल थे, उसमें तो एक फार्मूले से आंसर निकल आया था। इस सवाल में क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको इसको इससे डिवाइड करके, यानी ये क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये जो एक कैश फ्लो है, डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो एन्युटी फैक्टर होगा, यानी इस बड़े ब्रैकेट का आंसर होगा। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक I है और एक N है। हमें क्या पता है? N। तो जो इसका रेलेवेंट N है, उस रो में इस आंसर को ढूंढें। जिस कॉलम में करीब तरीन फिगर मिल गई, उस कॉलम की हेडिंग IRR है। तो इस सवाल में IRR उस टेबल से ढूंढ के पता चल गया कितना? 13%। ये IRR निकालने का एक तरीका इस सिनेरियो में, जिसमें इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एन्युटी की शक्ल में होंगे। ये जो आंसर निकल आया, अब आप इसमें कहेंगे यूजिंग एन्युटी टेबल, बस IRR दिस। इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन देख लें, लिखें सवाल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 180,000, 180, 1,80,000। नेट एनुअल कैश फ्लोज 55,000 और प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल, 5 years। बताइए IRR। कैश फ्लो पता नहीं कितना बताया मैंने, 55,000, 55। जी 16%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 180,000 को 55,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.273। अब 3.273 आपको 5 रो में करीब तरीन 16% पे मिलेगा, तो 16% इज द IRR। तीसरा सिनेरियो, और ज्यादातर सवालों में IRR अगर निकालना पड़ा तो यही होगा जो तीसरा बताने लगा। ये वाला सिनेरियो ओके, डन।
तीसरा सिनेरियो ये है, फार्मूला लिख देता हूं पहले। जिन कैश फ्लोज की हमने एनपीवी टेक्निक पे डिस्काउंटिंग की, यानी जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं, अगर उन्हीं कैश फ्लोज का आईआरआर निकालना हो तो तरीका यह है कि उसकी 2 एनपीवीज निकालनी पड़ेगी। कोई से दो रेट, एक चाहे 10 कर लें, 20 कर लें, कोई से भी 2 रेट हो सकते हैं। बस सिर्फ एहतियात इस बात की रखिएगा कि एक रेट 5% और दूसरा 500% ना हो, बहुत ज्यादा गैप ना हो, और ये भी ना हो कि एक रेट 12% और एक 12.1%, को 5-7% का गैप हो। तो 10 के आसपास मुनासिब होते हैं, 10-15 कर लें, 8-15 कर लें, 10-20 कर लें, 12-20 कर लें। बेशक आदत आप 10% और 20% की रख लें, लेकिन कोई से भी 2 रेट लिए जा सकते हैं। अगर हम 12 और 18% ले लेते हैं तो इस फार्मूले के अंदर LR से मेरी मुराद है उन दोनों में से जो लोअर वाला है। जैसे मैंने 12 और 18 लिए हैं तो ये 12 आ गया, और HR जो उन दोनों में से हायर है 18 आ गया। और ये तो आप अंदाजा लगा ही लेंगे NPVL और NPVH का क्या मतलब है। जो 12 और 18 रखा था, अगर 12 और 18% अगर यूज किया था तो 12% पे उन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे तो जो एनपीवी आएगी वो ये है, और जो 18% रखा था उस पर डिस्काउंटिंग करेंगे तो एनपीवी आएगी वो ये है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा ये माइनस है, और अगर ये वाली एनपीवी माइनस में आ गई तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्लस माइनस का एहतियात रखना है। और अगर मैं 12 और 18 वाली ही मिसाल लूं तो ये क्या है, 6%। तो जो 2 डिस्काउंट रेट हैं, कोई सी भी 2 हो सकते हैं, उन पे हम इनकी 2 दफा एनपीवी निकालेंगे, लोअर रेट प्लस ये सारा। अच्छा, फिर भी सीफैप के हैं बेशक आप, लेकिन अभी कल ही तो बच्चे थे, तो पहले ये पूरा सॉल्व होगा, उसके बाद इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो ये सारा जो पोर्शन है ये करने के बाद उसमें प्लस है, और ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, 2 एनपीवीज निकालनी पड़ेंगी। इसके लिए बेशक कोई किया हुआ सवाल ही ले लेते हैं जी। एनपीवीएल जो है ये लोअर रेट से निकले वाली एनपीवी है या लोअर एनपीवी? नहीं, सॉरी यार, नहीं, मैं असल में लिखने लगा था, वो बातें करते करते मिस हो गया। ये मैंने लिख के देना था, एनपीवी ये किए हुए सवालों को देख लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने एक सवाल लिखाया होगा, एक सवाल लिखवाया होगा जिसमें मैंने यूनिट्स बोले थे पिछली क्लास में। एक मैंने सवाल लिखवाया था जिसमें यूनिट्स थे, ईयर 1 में 9500, ईयर 2 में 11500, मेरे ख्याल में आखिर में ही किया था ये। इसी का ही सॉल्व कर देता हूँ, डाटा चूंकि है इसी को यूज कर लेता हूँ। यार स्क्रीन में, बल्कि मैं खुद ही देखता हूँ। लाइट्स की शेड नहीं पड़ रहा ना? नहीं, ये वाली लाइट्स थी बीच में, पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी ना वो बंद की। ये जो शेड बन रहा है, नहीं अब नहीं नजर आ रहा मुझे। हाँ जी, वो नहीं है, वो पीछे वाली लाइट्स। ठीक है,
अच्छा, अगर आपके पास उसी सवाल को अगर सॉल्व किया था और कहीं 4-5 लाइनें हों उधर ही, तो उधर ही बेशक आप IRR कर दें, नहीं तो अभी आज वाले पेज पे कर दें। उस सवाल की मुझे एंड टोटल फिगर्स बताइएगा डिस्काउंटिंग से पहले वाली। 175, 45,000, 57,000, कितना? 63,000, 44,000। 5 थे? अच्छा, 70। अच्छा, जिनको वो पेज नहीं मिल रहा या जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था, कोई बात नहीं, ये सामने कैश फ्लो देखिए, बस ये कैश फ्लो देखिए। जब इस सवाल की रिक्वायरमेंट एनपीवी भी हो, IRR भी हो, तो IRR का आधा काम तो हम कर चुके हैं, एक एनपीवी तो हम निकाल ही चुके हुए हैं। लेकिन अगर सवाल की रिक्वायरमेंट हो ही सिर्फ IRR, फिर भी कैश फ्लोज तो वही वाले आएंगे। एक बार जब कैश फ्लोज बना लेंगे, ये जो मैंने इस वक्त फिगर लिखे है ना सामने, ये हर कॉलम का नेट टोटल लिखा है डिस्काउंटिंग से पहले। अगर सवाल में एनपीवी भी रिक्वायर्ड है तो एक एनपीवी आप निकाल चुके हुए, जिस भी रेट पे निकाल चुके हैं। जैसे इस सवाल में किस रेट पे निकाली थी? 15, तो अब आप 15 पे निकाल चुके हुए, एक 15 रख लें, एक 10 रख लें, तो ये 15 ये 10, 15 कर लिया, 20 कर लें, ये 15 ये 20, तो कोई सा भी एक रेट और ले लेते हैं। अगर इस सवाल में एनपीवी भी रिक्वायर्ड थी, ज्यादातर वैसे कोई एक ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पहले होते रहे दोनों रिक्वायरमेंट। अगर एनपीवी भी रिक्वायर्ड है तो एक एनपीवी आप निकाल चुके हुए, कोई सा बस दूसरा रेट लेना है तो IRR के लिए दूसरी फिगर भी आ जाएगी। लेकिन अगर एनपीवी रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायरमेंट ही IRR था, तो फिर आपको दोनों खुद एनपीवी अभी निकालनी है, कोई से दो रेट ले लेते हैं, चूंकि उस सवाल में हम एक निकाल चुके हुए हैं। अच्छा, अब उसकी प्रेजेंटेशन क्या करें? ये जो मेन आंसर किया हुआ है ना अभी तक इस वक्त, वो आपने ऐसे किया होगा कि डिस्काउंट फैक्टर 15% लिखा होगा इधर, 1.87। अच्छा ठीक है लिख दिया हुआ है। फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा होगा, और फिर यहाँ एक एनपीवी निकाल दी होगी। इस वक्त तक आपने ये काम कर लिया होगा। अब जब IRR निकालना है तो सारे कैश फ्लोज दोबारा नहीं बनाने। अब हम इसी के नीचे इसको प्रेजेंट ऐसे कर रहे होंगे, इसी के जस्ट नीचे अगली लाइन कर लें, चाहे यहां हम दोबारा 175 लिख देंगे। यानी उन्हीं के नेट आंसर को नीचे दोबारा लिख लेंगे। और अब की बार डिस्काउंट फैक्टर कोई और क्या रख लें? 25 रख लें, 10 रख लें, 10%। चलें जैसे आप 10% रख लिया जी। अब जब 10 रखेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 0.909, ये हो गया 0.826, खैर यार देखें याद है कि नहीं, 7.751, 0.683, पॉइंट पता नहीं, 621। इनको मल्टीप्लाई करिए और इनका जो एनपीवी का आंसर आए, ये ऊपर वाला भी बताइएगा ये क्या था? 12,000 था, 350, चलो ठीक है 300। इसका क्या आ गया? 138, इतना ज्यादा? अच्छा देख लें, हो सकता हो वैसे, लेकिन होगा वैसे। अच्छा प्रोजेक्ट। नहीं 1 नहीं है, सिर्फ 38।
38। अच्छा, जिन्होंने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिपीटर हैं बीएफडी के, या अगर रिसेंटली कॉस्ट पढ़ी थी, तो कुछ लोगों का ख्याल है, इवन के कुछ किताबों के अंदर भी ऐसे ही कहा होता है कि एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैं आपको भी ये लॉजिकली भी बता दूंगा। ये दोनों पॉजिटिव निकल आई ना, कोई बात नहीं। अब 2 एनपीवीज निकल आई, वो फार्मूला लगा लेते हैं। 10 लिया एक और एक 15 लिया है। क्या लिखूं बताएं, फिर वैल्यूज बताएं। 10% प्लस 38790 डिवाइडेड बाय 38790 माइनस 12300 इंटू 5%। देखें कितना 17.32%। ये IRR है। किसी ने अगर 10 की बजाय 20 ले लिया होता, आंसर इसके करीब करीब ही आता, लेकिन वो भी सही होता। किसी ने 5 ले लिया होता, 25 ले लिया होता, आसपास ही होता, 16, 18 इतना ही होता। ये इसका IRR है। अच्छा, और तो खैर अभी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आती रहेगी। अभी वैसे एक और टेस्ट करके देख ले। 15 और 10 लिया ना, 15 और 25 लेके देखे। 15 पे है 25, 25 पे डिस्काउंट करके एनपीवी निकालें, और 15 और 25 से ये फार्मूला निकालें। 15 हुआ हुआ सॉल्व, 25% से डिस्काउंट कर लें, और 15% और 25% को यूज करके IRR निकालें। इसका जो असली IRR है ना, जो एक्सेल ने निकाला हुआ है, वो 17.75% है। लेकिन हम जो तरीका लगा रहे होते हैं, इसका को 1% ऊपर नीचे आ जाता है। खैर है। पच्चीस % पे कितनी? 26887। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। सही है।
जी जनाब। जी डिस्काउंट फैक्टर का 1 इक्वल डिवाइडेड कौन सा डिस्काउंट रेट लेना है? 1.25 बस इक्वल दबाते जाए 1.25 जो डिस्काउंट रेट लेना है तो 1 पॉइंट के बाद वो और इक्वल दबाते जाए 25% पे एनपीवी आ जाएगी 26,000 समथिंग नेगेटिव 26,800 समथिंग। तो ये आईआरआर है जी। आईआरआर की कैलकुलेशन का ये तरीका है कि आपने 2 एनपीवीज निकालनी है उन्हीं कैश फ्लोज की और फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा देना। अच्छा ये दोनों पॉजिटिव थी और 25% से मैंने करने को कहा तो एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। अगर दोनों नेगेटिव भी आ जाती तो भी कोई मसला नहीं। ये दोनों रेट्स इस्तेमाल हो गए क्योंकि अब जैसे 15 और 25 जिसने यूज किया ये तो मैंने 10% मान ली ना, हो सकता है किसी ने 25 कहा था तो मैं 25 लिख लेता, तो उससे अवाम को मुगालता ये लगता है कि एक 15% यूज किया और एक 25% यूज किया, इसलिए आंसर इनके बीच में कहीं 18% आ गया। शायद ही आईआरआर इन दोनों का एवरेज लिया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आईआरआर कर क्या रहा है ये मैं आपको ऐसी नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं, एवी नॉलेज के लिए, ना समझ आए तो इग्नोर। प्रेजेंटेशन की हद तक कैश फ्लोज बनाए, एनपीवी निकाली और फिर उसी के नीचे नेट कैश फ्लोज दोबारा लिख के दोबारा डिस्काउंट फैक्टर लगाया, 2 एनपीवीज आ गई, उसके नीचे फार्मूला लगा दिया। ये प्रेजेंटेशन रीजनेबल है। अब मैं आपको ऐसे ही बस नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं। ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, है ना समझ आए तो इग्नोर करना, तो ऐसे ही। अगर एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की एनपीवीज डिस्काउंट रेट बदल बदल के चेक करते जाएं, जैसे अभी की 10% पे क्या एनपीवी निकली 38,000 समथिंग, 15% पे कम हो गई, 25 पे और कम हो गई। तो अगर एक ही प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की, ये 0 है, अगर एक ही प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज के डिस्काउंट रेट बदल बदल के, ये एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्काउंट रेट रखा और ये वाई एक्सिस पे एनपीवी रखी। अगर एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, आपको ग्राफ बनाने को नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऐसी शौक के लिए बस। अगर एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट पे कैलकुलेट किए जाएं तो डिस्काउंट रेट बढ़ता जाएगा तो एनपीवी कम होती जाएगी। इन सारे कॉम्बिनेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें तो कैश फ्लोज की सेहत पे डिपेंड करता है कि वो ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन होगा डाउनवर्ड ही, और होगा भी एक कर्व की तरह, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये उन सारी वैल्यूज का ग्राफ है। जैसे मैंने भी 3 वैल्यूज निकाली ना, 50 और निकालने, उनका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस तरह से डाउनवर्ड होगा। वो डिस्काउंट रेट जिस पे एनपीवी 0 होती है वो क्या होता है? आईआरआर। ये है वो डिस्काउंट रेट, ये आईआरआर है जिस पे एनपीवी 0 है। असल में इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बनाए जाते, नहीं सॉरी, असल में इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट पे एनपीवीज निकाली जाती, जिनमें से 3 तो निकाल दी, सारी निकाली जाती 10% पे, 10.25% पे, 10.5% पे, 10.1, 10.11, 10.12, और उनका ग्राफ प्लॉट किया जाता तो
कुछ इस शक्ल का बन जाता। अभी इस वक्त अगर हमने एक 10% के ऊपर एनपीवी निकाली है, एक एनपीवी 10% पे निकाली, वो इस ग्राफ पे कहां होगी? ये है। फिर एक 25% पे निकाली, वो क्या है? ये 25 है। ये 15% पे एक निकाली, ये 15 है। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं। 2 पॉइंट्स बताऊं, दोनों को ज्वाइन कर लें, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर मैंने तो 3 वैल्यूज निकाली, कोई से 2 ले लेते हैं। ये फार्मूला असल में क्या कर रहा है? ये फार्मूला असल में ये कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा के एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अच्छा, ये कसम से स्ट्रेट है? ये है स्ट्रेट। और फिर इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करके दे रहा है जो इधर है। ये आंसर वो पॉइंट है। अगर तो ये 2 ब्लैक पॉइंट्स इतने अच्छे पोजीशन थे कि इनकी स्ट्रेट लाइन इसके करीब करीब ही आ गई। मैंने जो 10 और 15 यूज किए तो उसका आंसर क्या आया था? 17.3। और असली एक्सेल वाला जो आईआरआर था खालिस, वो 17.7 था। तो देखिए करीब करीब था। तो ये जो फार्मूला है वो कर ये रहा है कि इस असली काले वाले ग्राफ पे कोई से 2 पॉइंट्स हम उसको बताते हैं, वो फार्मूला उन दोनों को ज्वाइन करता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, और स्ट्रेट लाइन पे मौजूद वो पॉइंट्स निकाल देता है जो इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अभी अगर हमने 15 और 25 यूज किया होता, 15 और 25, तो ये फार्मूला क्या करता? ये 15, ये 25, ये इनको मिला के स्ट्रेट लाइन बनाता, और इस लाल वाला फार्मूला क्या आंसर आईआरआर निकाल देता? ये। अब ये थोड़ा सा आगे चला गया। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी 2 वैल्यूज यूज कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। कोई सी बस 2 वैल्यूज दे दें इस फार्मूले को, ये फार्मूला खुद ही उन 2 वैल्यूज को मिला के स्ट्रेट लाइन बनाएगा और वो पॉइंट निकाल देगा जहां पर वो स्ट्रेट लाइन इसको क्रॉस कर रही है। ये फार्मूला ये काम कर रहा होता है। तो चूंकि ये एक अंदाजा है, इसलिए जैसे जैसे आप रेट बदलते जाएंगे आईआरआर का आंसर आपका चेंज होता जाएगा, लेकिन वो सही होगा। आपको इस प्रोसेस के नंबर मिलेंगे। जिसने 18 और 17 नहीं, 18 और 17 तो बहुत थोड़ा है जिसने 18 और 12 लिया होगा उसका आंसर और आया होगा, जो 20 और 10 लेगा उसका आंसर और आएगा, लेकिन सारे आंसर सही होंगे एज लॉन्ग एज किया सही है आपने। तो ये होता है आईआरआर और ये होता है उसका कॉन्सेप्ट। आईआरआर नेगेटिव आ सकता है, और एक और मसला हो सकता है कि आईआरआर मल्टीपल भी आ सकते हैं, यानी ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, मुझे उसकी रीजन भूल गई है, देखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है कैश फ्लोज शुरू में बहुत पॉजिटिव हो, आगे बहुत नेगेटिव हो, या शुरू में बहुत नेगेटिव हो, आगे बहुत पॉजिटिव हो, इस तरह का कुछ चक्कर होता है। उसके कैश फ्लोज ना ऐसे भी हो जाते होते हैं, तो उसके 2 आईआरआर आ जाएंगे। तो ये आईआरआर की लिमिटेशंस में से है। आईआरआर बाहर टेक्निक है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है, मल्टीपल आईआरआर भी होते हैं। तो इसलिए मैं अभी आपको आज ही की क्लास में नहीं, आज नहीं, कल या परसों, यानी इसी वीक में इंशाल्लाह आपको मैं वो एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एनपीवी और आईआरआर में से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। शायद परसों की क्लास में आएगा। हाँ, ये आईआरआर की लिमिटेशन है ना, ये आईआरआर की लिमिटेशन है, ये आईआरआर टेक्निक की लिमिटेशन है कि हमने कौन से 2 रेट लिए हैं वो उसके ऊपर आंसर निकाल के देगा। ये आईआरआर की लिमिटेशन है। तो इसलिए एनपीवी मेथड आईआरआर से बेहतर मेथड है, और उसकी वजह बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, उम्मीद है परसों। तो आईआरआर प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है,
और उसकी बुनियाद पे डिसीजन रूल क्या बताया था कि जो, अरे नहीं भाई, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर हो या ज्यादा हो तो अच्छा है। कोई इख्तलाफ नहीं है थ्री है इख्तलाफ, मैंने कहा पक्की बात है। नहीं, वो जैसे हंस रहे थे मुझे लग रहा था शायद है इख्तलाफ। वो आपने भी बता दिया। अच्छा अच्छा, ये तो हो गए दोनों की एज अ टेक्निक फार्मूले। एक दो एडजस्टमेंट्स बता लूँ ना, फिर हम एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस पे जा सकेंगे। अभी एक दो एडजस्टमेंट से पहले एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस तक नहीं पहुंच सकते, तो खुद ही बनाए हुए सवालों की करते हैं प्रैक्टिस। सवाल लिखें। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 इयर्स है। इन्वेस्टमेंट 120,000, रेजिडुअल वैल्यू 12,000, ₹15,000 has been incurred on market survey and basic research। ₹15,000 has been incurred on market basic, पता नहीं क्या बोला मैंने, मार्केट सर्वे एंड बेसिक रिसर्च। If management decides to proceed, then additional 10,000 will be incurred on development। अच्छा, वैसे तो सवाल का स्टाइल भी बता रहा है, लेकिन सवाल में क्लैरिटी मिल जाएगी इस बात की कि ये जो 10,000 बताया मैंने, ये उस 120 के अलावा है। सेल्स यूनिट्स में बता रहा हूं, ईयर 1 में 1700 यूनिट्स, ईयर 2 में 1800 यूनिट्स, ईयर 3 2000 यूनिट्स, और ईयर 4 2200 यूनिट्स। यूनिट्स रिपीट करिएगा मुझे। 17, 18, 2000 और 2200। ठीक है, ठीक है जी।
सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 50 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपए। डायरेक्टली रिलेटेड फिक्स कॉस्ट, डायरेक्टली रिलेटेड फिक्स कॉस्ट 5000 पर ईयर, 5000 रुपए पर ईयर। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट 4000 पर ईयर, 4000 पर ईयर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 9%, 9%। एनपीवी भी निकाल दें और आईआरआर भी निकाल दें। जी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 9% है और एनपीवी और आईआरआर दोनों निकाल दीजिए।
इतनी देर का नहीं था वैसे। बस
14.3 ठीक है, सही है। ये कुछ गड़बड़ है। ये कैश तो ठीक है, 130 ठीक है, इसमें गड़बड़ है। नौ % पे क्या है? मैंने 10,000 पे एडिशनल इनकम मैंने वो तो लिया, लेकिन इनकम तो हमारी ऑलरेडी 7,000 थी। ठीक है, लेकिन ये एनपीवी ठीक नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू जब वो लास्ट वीक आ जाएगी वो भी तो इंक्लूड होगी। ये 4 क्यों लिए? ये 4000 क्यों लिए? कौन सा? कैश फ्लोज में आखिरी लाइन। Allocated fixed cost थी। ठीक है। नहीं, इधर आएगा। मैंने तो नहीं कहा कि अच्छा, इसमें एक चीज मेरे ख्याल में मुझे बतानी चाहिए थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट कब होगी? फौरन या साल बाद? फौरन होगी, फौरन। हाँ, शुरू में, क्योंकि फौरन ही डेवलपमेंट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो फौरन 0 पे होगी। कोई बात नहीं। ये क्या? 526 डिस्काउंट फैक्टर ठीक नहीं है। अच्छा, ये दोबारा देखें कितना? वन पे, वो वन पे यार, वो वन पे, ये वन है ऊपर, वन का फैक्टर देखो ना, ये ऊपर वन है ना यार, ये वन 9% पे, ये वन पे, ये 9%, 0.917। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो, तो इसका थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसका फर्क है बस थोड़ा थोड़ा, ये 0.917 है, मैंने एक्चुअली ये 841 है। ये वाला नंबर वाला ले लिया इस तरह। ठीक है।
मेरे लेक्चर मैंने किया नहीं। अच्छा, क्या करोगे फिर? मैं कवर करूँगा। 9 पे कितना आया? 9 कहा था मैंने। एनपीवी तो 9 पे ही निकालनी थी ना। अच्छा, IRR कितना आ रहा है? 14, ठीक है। 9 पे कितना है? ठीक है। और IRR सही है। ये क्या है? ये क्या है? पर आज भी हुआ है। ठीक। 9 पे क्या है? 16, ठीक है। और IRR 5 और 9 लिया आपने, ठीक है। हाँ, और 9 पे कितनी एनपीवी? सही। कैश फ्लोज में इसको प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सेल्स की लाइन अलग बनाएं, वेरिएबल कॉस्ट की अलग बनाएं, और दोनों को नेट करके कंट्रीब्यूशन की एक लाइन बना दें, वो भी ठीक है। अब जैसे 50 रुपए मैंने सेल प्राइस कही है, कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल खर्चे। तो आप सेल्स की लाइन लिखें, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन लिखें, या दोनों को नेट करके कंट्रीब्यूशन की लाइन लिखें, यानी यूनिट्स को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी ठीक है। तो अगर आप अलग अलग करें तो सेल्स आ रही है 85,000, 90,000, 100,000 और 110,000, और वेरिएबल कॉस्ट हो गई इनकी आधी 42,500, 45,000, 50,000 और 55,000। फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड वाली लेंगे, एलोकेटेड वाली नहीं होती है रेलिवेंट। एलोकेटेड वाली वो होती हैं जो बिजनेस में वैसे भी खर्चे होते थे, बस वैसे ही इनको चार्ज करना होंगे, तो एलोकेटेड वाले खर्चे रेलिवेंट नहीं होते। और जो खर्चा हो चुका, मार्केट सर्वे पे 15,000 खर्च हो चुका, पास्ट है, वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर अब से आगे बढ़े तो 10,000 खर्च करेंगे, वरना नहीं करेंगे, तो 10,000 रेलिवेंट है और वो जीरो पे होगा। मुझे बताना चाहिए था वैसे, लेकिन जीरो पे ही होगा। और इन्वेस्टमेंट 120 और साथ ही 10 मिला के 130 और आरवी 12,000, तो 9% पे एनपीवी आती है 16,700 समथिंग, और IRR निकलता है 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग। एक रेट अगर आप 9 यूज कर लें, वो तो कर ही लिया, और दूसरा अगर आप 15 यूज कर लें तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 के आसपास होगा। असली जो है इसका, जो असली खालिस है वो 14.326 है। जो इसका असली एक्सेल वाला रेट है वो 14.26% है, लेकिन आप जो भी दो रेट लेंगे तो 14 के आसपास आएगा। कोई वैसे कैलकुलेशन में बोंगी मारी होगी अगर गलत आ रहा है तो। ईयर 1 में नेट कैश फ्लो बनता है 37,500, ईयर 2 में 40,000, ईयर 3 में 45,000 और ईयर 4 में 62,000। ठीक है जी, डन सबसे। अच्छा, ये चीजें मैं पहले आपको बता चुका है, ऐसी बस रिवीजन के लिए बता रहा हूं। जो हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी मैं आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के सवाल करा रहा हूं, आगे फाइनेंसिंग डिसीजन भी करेंगे। अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, लेकिन डिसीजन मेकिंग है तो वही 4 पॉइंट जो बताए थे। इस प्रोजेक्ट की वजह से जो इनफ्लो होगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो आउटफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होता था या होना था, इस प्रोजेक्ट की वजह से हमने एक प्रोजेक्ट लगाना है कि एक नई मशीनरी खरीद के फैक्ट्री में लगानी है, उससे ये होगा कि हमारी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड सैलरीज जा रही थी सुपरवाइजर्स की, उनमें 2 लाख पर मंथ रिडक्शन हो जाएगी। तो एक खर्चा होता था, इस प्रोजेक्ट की वजह से सेव हो जाएगा, रेलिवेंट इनफ्लो है।
एक इनफ्लो होता था, खाली जगह थी, पार्किंग के लिए दुनिया वालों को किराए पे दी हुई थी, वहां से किराया आया करता था। अब अगर उस खाली जगह पे हमने ही एक्सपेंशन कर ली तो वो जो किराया आता था वो नहीं आएगा, वो एक रेलिवेंट आउटफ्लो होगा। तो वही चार बातें, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो इनफ्लो होगा वो रेलिवेंट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है। एक आउटफ्लो होना था, अब बच जाएगा, वो रेलिवेंट इनफ्लो है। एक इनफ्लो होना था, जाया हो जाएगा, एक रेलिवेंट आउटफ्लो है। चार बातें वही की वही हैं, बस वैसी मिसालें मैंने दोबारा लिख दी। जो इस प्रोजेक्ट के एक्स्ट्रा जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होंगे रेलिवेंट है, इंक्रीमेंटल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी अगले सवालों में डालता हूं, कॉस्ट सेविंग भी अगले सवालों में डालूंगा, टैक्स अभी ही कराता हूं इंशाल्लाह। संक कॉस्ट, इस सवाल में ये जो रिसर्च के ऊपर खर्चा कर दिया था ये संक है, गया पैसा, ये रेलिवेंट नहीं है। जो हमने फैक्ट्री किराए पे ली हुई है उसमें नई मशीन लानी है तो किराया पहले भी देते हैं, आइंदा भी दिया करेंगे, कमिटेड है, नहीं है रेलिवेंट। एलोकेटेड आपको बता दिया था, नहीं है रेलिवेंट। अगर एसेट लोन पे लिया होता, यानी लोन लेके एसेट खरीदा हो, अभी लोन लिया नहीं है, अगर ये 1-20 खर्च करना हुआ तो लोन लेंगे, फिर वो लोन वापस भी करेंगे, तो रेलिवेंट कैश फ्लो। अभी लोन लिया नहीं है, अगर प्लांट लगाया तो लोन लेंगे, लोन लेंगे तो वापस भी करेंगे, तो रेलिवेंट है। अरे तो कैश फ्लो तो प्लांट लगाएंगे तो लोन लेंगे ना, लोन लेंगे तो वापस करेंगे, हैं? रीपेमेंट क्या? लेकिन एसेट लेंगे तो लोन वापस करेंगे ना। हाँ, लेकिन प्लांट लगाएंगे तो लोन लेंगे ना, लोन लिया ही नहीं ना अभी। हाँ, उससे कंपैरिजन करूंगा। अच्छा, कैश लगाऊं वो लोन नहीं, लेकिन लोन वापस तो करना। एम ही छेड़ रहा हूं, अभी इस पे मैंने बात नहीं की है, इस पे करनी है। अभी फिलहाल इतना याद रख लें कि नहीं है रेलिवेंट फिलहाल। हो सकता है अगले कुछ सवालों में डाल दिया करें हम लोग, ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हम इनको लोन रीपेमेंट को लेंगे रेलिवेंट कैश फ्लो। फिलहाल इसको इग्नोर करना, आगे जब मैं आपको फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा दूंगा ना तब इसकी वजह बताऊंगा, फिलहाल नहीं है ये। और जब सवाल में क्लियरली कहा हो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस सारे प्लांट सेटअप की कंस्ट्रक्शन में ही 3 साल लग जाएंगे, चौथे साल जाके प्लांट कमाना शुरू करेगा, तो फिर तो कह दिया। वरना बाय डिफॉल्ट जो भी जितनी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हुई वो फौरन हो जाया करेगी बाय डिफॉल्ट, और फौरन ही प्लांट कमाना भी शुरू कर देगा, यानी कैश फ्लोस पहले ही साल से शुरू हो जाएंगे। तो खामोशी हो तो बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट टाइम 0 पे अकर हुआ करेगी और प्लांट पहले ही साल से कैश फ्लोस जनरेट करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने आपको इसमें ईयर 1 बताया है, अगर ईयर 1 ना कहता, बस कहता प्लांट के कैश फ्लोस इतने होंगे पर ईयर, तो ईयर 1 से शुरू हो जाते। और सिर्फ इसके अलावा बाकी सारे कैश फ्लोस बाय डिफॉल्ट ईयर के एंड पे जनरेट हुआ करेंगे। अगर कोई, अच्छा देखिए मैं इनको ना अजम्पशंस कह रहा हूं, यानी जब इसके खिलाफ कोई बात सवाल में कह दी तो फिर तो कह दी ना। अगर सवाल में ये कह दिया गया कि कैश फ्लोज हर साल के शुरू में राइज होंगे तो कह दिया तो कह दिया, लेकिन अगर सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट हमने ये लेना कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शुरू में आकर होगी और प्लांट फौरन ऐसे वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, पहले ही साल से कैश फ्लोज आने लग जाएंगे, लेकिन वो आएंगे एंड पे जाके। तो जो भी कैश फ्लोज बताए होंगे सिवाय इस इन्वेस्टमेंट के, बाकी सारे कैश फ्लोज जब तक कुछ और ना कहा हो हर साल के एंड पे अकर हुआ करेंगे। तो ये डीसीएफ टेक्निक्स के सवालों में ये बेसिक सी अजम्पशंस है, यानी ये हमने अंडरस्टूड लेना है अनलेस कि इनके खिलाफ कोई सवाल में बात लिखी हो तो। वैसे मैंने ये भी बुक में लिखी हुई है, वो भी बुक में लिखी हुई है, लेकिन इन केस के अगर कोई साथ साथ लिखना चाह रहा हो तो बेशक जरूर लिख ले, क्योंकि वैसे भी बुक अगले वीक में ही आएगी, तो लिख लें बेशक। है वो पढ़ाता हूँ भी, टैक्स होता है रेलिवेंट, बस अभी पढ़ाने लगा।
जी ये नोटेड तो मिटा दूं। हाँ जी डीसीएफ क्वेश्चंस में, अच्छा मैं जब डीसीएफ के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो मैं एनपीवी आईआरआर दोनों की बात कर रहा हूं। डीसीएफ क्वेश्चंस सिंपल सॉल्व करने का तो एनपीवी आईआरआर का फार्मूला बता दिया, लेकिन सवाल इतना आसान होगा नहीं। कोई 18-20 नंबर का सवाल होगा तो इतना सा तो नहीं होगा। अब उसमें क्या क्या मजीद मुश्किलें होंगी। कैश फ्लोज तो मुश्किल हो सकते हैं, जैसे कैश फ्लोज मजीद मुश्किल हो सकते हैं कि यूनिट्स आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से निकालने पड़े। यानी मैंने तो आपको यूनिट्स बता दिए थे, हो सकता है उनका ग्रोथ रेट बताया हो कि पहले साल इतने होंगे फिर इतने % ग्रो करेंगे, ये तो मसाइल होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ और सब टॉपिक्स हैं जिनको मैं एडजस्टमेंट्स कह देता हूं, जिनमें से एक टैक्स है, एक इन्फ्लेशन है और एक वर्किंग कैपिटल है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर ये 3 सब टॉपिक्स कह लीजिए। जब ये तीनों कर लेंगे तो फिर फुल फ्लैज एग्जाम क्वेश्चन के काबिल होंगे। अभी मैं आपको अपने क्वेश्चन जो खुद ही बना के करा रहा हूं वो तो करेंगे, लेकिन इनमें से अगर किसी के बगैर कोई पास पेपर का सवाल करने के काबिल हुआ तो वो भी करा दूंगा बीच में। लेकिन जब ये तीनों हो जाएंगे फिर फुल फ्लैज आईकेएफ के क्वेश्चंस के काबिल होंगे। इनमें से पहले टैक्स करवाता हूं। टैक्स, और टैक्स से मेरी मुराद इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कैश फ्लोज जनरेट करके देगा, तो बेशक वो कैश फ्लोज हैं, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट ही कमा के दे रहा होगा ना, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ा देगा। अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो जो प्रॉफिट्स होते हैं इस प्रोजेक्ट के होने से प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो बिजनेस को और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स भी एक रेलिवेंट कैश फ्लो होगा। कैश फ्लो क्यों होगा? तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स भी एक रेलिवेंट कैश फ्लो है। पड़ेगा तो असल में वो पूरे बिजनेस पे,
लेकिन हम इस वक्त पूरे बिजनेस का तो काम नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बिजनेस के प्रॉफिट्स में कितना एडिशन कर रहा होगा, इन अदर वर्ड्स इस प्रोजेक्ट पे कितना प्रॉफिट आ रहा होगा, तो जो उस पर टैक्स देना पड़ेगा वो रेलिवेंट है। बेशक टैक्स बिजनेस ने देना होता है अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन ये प्रोजेक्ट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना, तो इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स पे जो टैक्स होगा वो एक रेलिवेंट कैश फ्लो है। सवाल में प्रेजेंट करने के हवाले से 3 तरीके हैं। वैसे तो मैं इनमें से एक बता के आपको कहूंगा कि यही फॉर्मेट फॉलो कर लें, ये परफेक्टली लग जाएगा सवालों में, लेकिन बाकी भी बता देता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ सवालों के अंदर एक लगाना ज्यादा आसान लग रहा हो, कुछ सवालों में दूसरा लगाना ज्यादा आसान लग रहा हो, और कुछ ऐसे भी सवाल हम करेंगे जिसमें कोई इनकम ही नहीं होगी, खर्चे ही खर्चे होंगे। तो उस लिहाज से भी इन तीनों में से एक जो तरीका बताऊंगा वो काम का होगा। तो बता मैं आपको 3 तरीके रहा हूं, उनमें से एक ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा परफेक्टली लग जाया करेगा। वो तीनों तरीके आपको सवाल से सिखाता हूं। सवाल लिखें। टैक्स को कैसे डील करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये मैं आपको 3 तरीके 3 सवालों से सिखा रहा हूं। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 इयर्स, और चलो ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लांट 120,000, रेजिडल वैल्यू 12,000, accounting depreciation, straight line basis, tax depreciation is assumed to be same as accounting depreciation. Tax rate 30%. Sales ईयर 1 में 80,000, जी रुपीज 80,000 रुपए।
और फिर आगे 90,000, 90,000, फिर 100,000 और फिर 110,000, 80, 90, 100 और 110। वेरिएबल कॉस्ट 40%, 40% जी सेल्स का। फिक्स कॉस्ट, अच्छा मुझे लगता है मैंने बात कही थी पहले, अगर नहीं कही थी तो अब सुन लें, कही थी तो दोबारा सुन लें। जब प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैश फ्लोज बताए जा रहे हैं और उनमें फिक्स कॉस्ट भी है तो बाय डिफॉल्ट वो रेलिवेंट वाली है। फिक्स कॉस्ट है जी 6,000 पर ईयर, 6,000 पर ईयर। डिस्काउंट रेट 12% है, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। और मुझसे रिक्वायर्ड है एनपीवी। अच्छा इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये मैं लेक्चर 8 यहीं एंड करता हूँ, यहाँ से ऑनवर्ड फिर लेक्चर 9 में लगाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।